किस चीज का? कि सर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल एंड एग्रीमेंट इज सेड टू बी लीगली एनफोर्सिएबल व्हेन इट इज हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, मेड विद फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज who are competent to contract and the agreement has not been declared as a void agreement. सर ये चैप्टर कर चुके हैं, ये चैप्टर कर चुके हैं, ये चैप्टर कर चुके हैं. लेट अस बिगिन विद द चैप्टर 4.4 दैट इज void agreements. void वर्ड का मतलब बताया था विच इज नॉट एनफोर्सिएबल इन लॉ, जिसे कोर्ट में या लॉ में एनफोर्स नहीं कराया जा सकता. void दो तरीके का, void एग्रीमेंट एंड void कॉन्ट्रैक्ट. void एग्रीमेंट अगेन दो तरीके का, कि सर void ab initio शुरुआत से गलत है और हमें ध्यान भी है शुरुआत से गलत है, और एक होता है आप शुरुआत से गलत है लेकिन डिस्कवर्ड टू बी void आफ्टरवर्ड्स. डिस्कवर्ड टू बी void आफ्टरवर्ड्स. सर हैं दोनों ही शुरुआत से गलत. void एग्रीमेंट शुरुआत से गलत होते हैं लेकिन इसमें बाद में पता पड़ता है कि अपन तो शुरुआत से गलत थे. और void कॉन्ट्रैक्ट जब बनाया था तब सही था, लेकिन सर बाद में कुछ ऐसा हो गया कि अब ये कोर्ट में एनफोर्सेबल, लॉ में एनफोर्सेबल नहीं रहा है, तो ये void वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया? void कॉन्ट्रैक्ट में. तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? चैप्टर void एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर void एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो सर void एग्रीमेंट में हमको क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं? कि सर void एग्रीमेंट में एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज void. देखो क्या बोलते थे कि सर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिबल एंड द एग्रीमेंट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज void एग्रीमेंट अंडर द लॉ. यानी कि कानून में खुद में पूरी एक लिस्ट कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को void एग्रीमेंट्स माना गया है. एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर दिया है कि ये एग्रीमेंट्स तो बनाने ही नहीं है, वो वाला. तो एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज void. ठीक है सर. void का मतलब विच इज नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ. तो इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है और ये शुरुआत से गलत होते ही होते हैं. ठीक है. सो व्हाट आर द एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी void? कि सर मैंने यहाँ पर 10 तरीके के एग्रीमेंट्स दिखाए हैं जिनमें से एक में फर्दर 3 कवर किए हैं. आपके मॉड्यूल में क्या किया गया है, इन तीनों का अलग अलग पॉइंट्स 6 7 8 ऐसे अलग अलग पॉइंट्स बताया गया है. तो मॉड्यूल में कम दिए हुए हैं, मैं एक्चुअल में ज्यादा कवर कर रहा हूँ. एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज void एग्रीमेंट्स मेरे लिस्ट में 2 पॉइंट्स ज्यादा कवर हुए हैं टोटल, ये बात ध्यान रखना. ठीक है. नेक्स्ट, सबसे पहला क्या सर? कि सर एग्रीमेंट्स विच आर मेड बाय इनकम्पिटेंट पार्टीज आर void एग्रीमेंट्स, सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग. कि सर कौन से एग्रीमेंट्स मेड बाय इनकम्पिटेंट पार्टीज? कि सर सबसे पहले तो कि यदि किसी माइनर ने एग्रीमेंट बना लिया तो इट इज अ void एग्रीमेंट एज पर मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष एंड एज पर सेक्शन 11. नेक्स्ट, यदि किसी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ने एग्रीमेंट बना लिया तो वो माइंड है. या फिर किसी पर्सन हु हैज बीन स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कानून ने मना किया हुआ है कि ऐसे एग्रीमेंट को, ये पर्टिकुलर टाइप के एग्रीमेंट नहीं बनाने हैं, उसने एग्रीमेंट बना लिया तो सर वो void एग्रीमेंट होगा. कैसे? कि सर जो बंदा जेल में रह रहा है, कोई कॉन्विक्ट है और जेल में रह रहा है, तो सर अभी वो जेल में रहने के दौरान इम्प्रिजन्ड पर्सन कैन नॉट मेक अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट. बनाया है तो void एग्रीमेंट है, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है. ठीक है सर. सो एग्रीमेंट्स which are made by incompetent parties. ठीक है सर. नेक्स्ट, सर क्या हम ये कर चुके हैं? हाँ सर, हम ये जो ग्रीन पोर्शन है ना वो तुम्हारे लिए नए हैं. उसके अलावा जो नॉन ग्रीन पोर्शन में है वो हम पहले कर चुके हैं, इसलिए उस पर हम दोबारा समय खराब नहीं करेंगे, ऑलरेडी कवर हो चुके हैं वो. सेकेंड, void एग्रीमेंट का एग्जाम्पल, एग्रीमेंट्स विद अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन. सर ऐसे एग्रीमेंट्स, contract is an agreement which is legally enforceable. Agreement is said to be legally enforceable if it is having lawful object or lawful consideration. यदि किसी एग्रीमेंट का अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव है, मर्डर करने के ऑब्जेक्टिव के साथ में आप एग्रीमेंट बना रहे हैं तो वो गलत है सर. या फिर अनलॉफुल कंसिडरेशन या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, तो अनलॉफुल कंसिडरेशन सर ब्राइब के नेचर में कंसिडरेशन है तो वो गलत है. तो सर ऐसे एग्रीमेंट्स जिनका अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या फिर अनलॉफुल कंसिडरेशन होता है
कि सर वो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। सर क्या इसमें पिछला चैप्टर ही तो किया है यार, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन का, ठीक है, कवर हो चुका है। तो सर दो लिस्ट में से दो तो कवर हो गए, एग्रीमेंट्स मेड विच आर मेड बाय इनकम्पिटेंट पार्टीज, यस, एग्रीमेंट्स विद अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव और अनलॉफुल कंसिडरेशन, यस। सर पहले मैं वो वाले कवर कर लेता हूं जो ऑलरेडी हम आज दिन तक हमने पढ़ लिए हैं। सो एग्रीमेंट्स मेड अंडर म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जिसको मैं दोनों पार्टीज म्यूचुअली मिस्टेक कर रही हैं, तो क्या मैं इसको बाइलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? एग्रीमेंट्स मेड अंडर बाइलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, काला घोड़ा सफेद घोड़ा, या क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, या फिर प्राइस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी पूरी एक लिस्ट बताई थी मैंने आपको। बायलैटरल मिस्टेक जहां पर भी दोनों पार्टीज कर रही हैं, सर वो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है, वो वॉइड एग्रीमेंट है, ठीक है सर। नेक्स्ट, एग्रीमेंट्स विच आर मेड विदाउट कंसिडरेशन आर ऑल्सो वॉइड एग्रीमेंट्स। सर ऐसे एग्रीमेंट्स दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन होना चाहिए ना, एक घर दे रहा है तो दूसरा 50 लाख रुपए दे रहा है, तो दोनों पार्टीज के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। बेसिक रूल, नो कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू नो कॉन्ट्रैक्ट, दैट मींस दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन होना चाहिए। पर सर इसके कुछ 5-6 एक्सेप्शंस भी पढ़ाए हैं मैंने या नहीं पढ़ाए, जहां पर दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन नहीं भी होता है तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। जैसे कि एग्रीमेंट्स मेड आउट ऑफ ऑन बेसिस ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, एग्रीमेंट्स मेड ऑन बेसिस ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, यस, गिफ्ट्स, ठीक है, गिफ्ट किया है आपने किसी को, और इनकी जरूरी बातें भी हैं कि सर राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारी बातें भी पूरा होना चाहिए। एग्रीमेंट शुड बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ठीक है, राइटिंग में, रजिस्टर्ड में, बिटवीन पार्टीज हु आर नियर इन रिलेशनशिप, तो वो सब पॉइंट्स भी ध्यान रखना एक एक पॉइंट के। गिफ्ट जो है वो, ऐसे 5-6 पॉइंट्स कराएं जब दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन नहीं भी हो तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ये पोर्शन भी हम कंसिडरेशन के चैप्टर के दौरान कर चुके हैं। नेक्स्ट, agreements the meaning of which is uncertain। सर आरुष मुंदड़ा बोलता है तनय राठी को कि तनय मेरे को 5 लीटर ऑयल दे दे, ठीक है। अब तनय 50 तरीके के ऑयल्स में डील करता है, तो सर कौन सा ऑयल भाई ये तो बताया नहीं, तो सर अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ गया, तो सर ये वॉइड एग्रीमेंट है। हाँ यदि हम किसी तरीके से सर्टेनिटी का पता लगा सकते थे, यदि तने इज डीलिंग ओनली इन कोकोनट ऑयल, तो फिर 5 लीटर तेल दे देगा, मतलब साफ ही है कि कोकोनट ऑयल दे दे, तो फिर क्या अनसर्टेनिटी का एलिमेंट रहेगा? नहीं सर, फिर तो ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अदरवाइज अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आते ही क्या हो जाएगा कि सर ये वॉइड एग्रीमेंट होगा। तो सर ये पांचों तो हम कवर कर चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं करेंगे। एग्रीमेंट्स made by incompetent parties are void agreements, agreements which are having unlawful object in consideration are void agreements, agreements made under bilateral mistake of fact, agreements which are made without consideration, and agreements the meaning of which is uncertain. These have been covered. Now let us come to those 5 or 8 parts जहां पर हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि लिस्ट में ये भी void agreements है। क्या कि सर पॉइंट नंबर 3 देखो, agreements the object or consideration of which is unlawful in part। सर ये भी मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूं आपको पिछले ही लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन वाले चैप्टर में। तो सर पॉइंट नंबर 2 और 3 में क्या फर्क हुआ? पॉइंट नंबर 2 बोलता है एग्रीमेंट विद अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अ वॉइड एग्रीमेंट, agreement with unlawful object or consideration is a void agreement, नंबर 1 सर। और थर्ड बोलता है एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ विच इज अनलॉफुल इन पार्ट। सर ये भी आपको मैंने कैसे कवर कराया हुआ है, 2 एग्जाम्पल से कवर कराया था, याद करो कि सर एक्स ने वाई को 100 kgs ऑफ राइस और 2 kgs ऑफ ओपियम अफीम देने का वादा किया, जो कि बैंड आइटम है, 1 लाख रुपए के लिए, ठीक है सर। और दूसरा एग्जाम्पल है एक्स ने वाई को 100 kgs ऑफ राइस तो देने का वादा किया है 10,000 रुपए में, और
2 kgs ऑफ ओपियम देने का वादा किया है 90,000 रुपीज में। ओके सर। सर चूंकि यहां पर अनलॉफुल पार्ट जो ओपियम वाला है दैट इज सेपरेबल फ्रॉम द लॉफुल पार्ट, तो सर लॉफुल पार्ट तो वैलिड है, उसको एनफोर्स करा दिया जाएगा, और अनलॉफुल पार्ट को वॉइड एब इनिशियो मान लिया जाएगा, शुरुआत से गलत मान लिया जाएगा। जबकि इधर क्या है, क्या लॉफुल पार्ट और अनलॉफुल पार्ट सेपरेबल हैं आपस में? नहीं सर, ये पता ही नहीं पड़ रहा है कि राइस के लिए कितना है इस 1 लाख रुपए में से और ओपियम के लिए कितना है इस 1 लाख रुपए में से। तो सर जब लॉफुल पार्ट और अनलॉफुल पार्ट दोनों के दोनों आपस में सेग्रीगेबल नहीं है, तो सर फिर पूरा का पूरा एग्रीमेंट क्या मान लिया जाएगा? व्हेन द लॉफुल एंड अनलॉफुल पार्ट आर नॉन सेग्रीगेबल, एक दूसरे से सेपरेट नहीं किए जा सकते, तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट वॉइड। अदरवाइज सेग्रीगेबल है तो लॉफुल वाला एनफोर्स करा दिए जाएंगे, अनलॉफुल वाला शुरुआत से गलत एग्रीमेंट और नॉन एनफोर्सेबल। क्या ये ट्रीटमेंट करना समझ में आया? यस सर। तो सर थर्ड पॉइंट का भी मतलब समझ में आया। एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ विच इज अनलॉफुल इन पार्ट, वो कैसे वॉइड एग्रीमेंट होगा, पूरा होगा या अधूरा होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा लॉफुल और अनलॉफुल पार्ट सेग्रीगेबल हैं या नहीं है। क्या थर्ड पॉइंट की क्लैरिटी मिल गई? क्या थर्ड पॉइंट की क्लैरिटी मिल गई? यस सर। पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपको करा चुका हूं। नेक्स्ट लेट अस कम टू द फोर्थ पॉइंट, नहीं सिक्स पॉइंट। 6 पॉइंट कराने से पहले एक बार मैं 8th 9th और 10th पॉइंट कराता हूं आपको। 8th पॉइंट, वेजरिंग एग्रीमेंट्स। वेजरिंग एग्रीमेंट्स, तुम में से कभी कोई बैटिंग करता है क्या? बैटिंग, सट्टेबाजी करता है कोई? सर करते भी होंगे तो सर आपको क्यों बताएंगे, आप मम्मी पापा को बता दोगे, पीछे जूते पड़ेंगे। ठीक है सर, नहीं करते, हम सब सीधे बच्चे हैं। तो सर वेजरिंग एग्रीमेंट्स वो होते हैं, बस इनको हिंदी में सट्टेबाजी वाला बोल लो, ठीक है, बेटिंग एग्रीमेंट्स। सर कैसे कि तने राठी ने आरुष मुंद्रा के साथ में एग्रीमेंट बनाया, कल बारिश होती है तो मैं तुझे 100 रुपए दूंगा, कल बारिश नहीं होती है तो तू मुझे 100 रुपए देगा। ओके सर, क्या कर रहे हैं, बारिश के होने या नहीं होने पे बैटिंग कर रहे हैं दोनों? यस सर। तो सर दिस सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट इज नोन एज अ वेजरिंग एग्रीमेंट, एंड माइंड यू हमारे यहाँ पर वेजरिंग एग्रीमेंट्स को वॉइड एग्रीमेंट्स माना गया है, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट्स माना गया है। आरुष मुंद्रा बोल क्या हुआ? सर तो क्या बोलते हैं, ये तो वर्ड का अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है ना, लेकिन इसका फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है क्या ये? एग्रीमेंट्स विच आर फॉरबिडन बाय लॉ, तो इसका कानून तो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। विद अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन। देख एक हाँ। होता है, एक तो होता है, देख हाँ मैं तेरे को एक बात बताता हूँ कि सर अनलॉफुल है बहुत सारी चीजें, ठीक है सर, लेकिन सर जब किसी इस चीज के लिए लॉ में स्पेशली सेक्शन ही बना दिया गया कि सर ये काम नहीं करना है, तो यानी कि हम उस नॉर्मल लिस्ट से हमने तो उसे और इंपॉर्टेंस देते हुए सेक्शन बना दिया उसके लिए कि ये काम नहीं करना है। ठीक है, तो हाँ माना अनलॉफुल है, लेकिन जब उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे दी कि सेक्शन बना के अलग से पढ़ रहे हैं तो हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर जनरलाइज्ड वे में क्यों पढ़े, फिर स्पेशली पढ़ेंगे ना। है अनलॉफुल, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, इलीगल भी है। कई कई आगे जाके जब अपन वेजरिंग एग्रीमेंट का चैप्टर कवर करेंगे ना या पोर्शन कवर करेंगे इसी चैप्टर में, तो सर आपको पता पड़ेगा कि सर इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र, सर बेटिंग को है ना इलीगल, एक स्टेप आगे जाके अनलॉफुल से भी बढ़ के इलीगल मान लिया गया है, और रेस्ट ऑफ द स्टेट्स में इसको अनलॉफुल माना गया है। यानी कि इन दो स्टेट्स में यदि आरुष मुंदड़ा बैटिंग करते हुए पकड़ा गया तो उसको जेल होगी, और इन बाकी की जगह पे उसको जेल नहीं होगी। हाँ गलत है तो वो इलीगल काम कर मतलब अनलॉफुल काम कर रहा है, यहाँ पर जेल नहीं होगी, ठीक है, पेनल्टी वेनल्टी जो भी है उसकी बातें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये अलग बात है कि हाँ मैं मना नहीं करता कि अनलॉफुल है, लेकिन सर एक तो होता है जनरलाइज्ड बात और एक होती है स्पेशल बात, तो उसी चीज के लिए जब स्पेशल बात कर लेता हूं तो वही पढ़ेंगे भाई, सीधी सी बात है। जैसे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या है, पहले जनरली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही कवर अप हो जाता था। कैसे कवर अप हो जाता था कि सर सेलर और बायर के बीच में किसी गुड्स यानी मूवेबल आइटम्स को खरीदने और बेचने के लिए क्या बन रहा है कि सर कॉन्ट्रैक्ट ही तो बन रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अप्लाई कर दिया। लेकिन जब देखा ये फील्ड डेवलप हो गई
तो ये सेक्शंस यहाँ से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटाए गए, नया एक्ट बनाया गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और उसके लिए स्पेशल एक्ट आ गया, स्पेशल लॉ हो गया, तो हम वहां पढ़ेंगे। अब दिमाग में घुस गया आरुष मुंदड़ा? यस सर। तो यस सर सर। आ जाइए, आ जाइए। वेजरिंग एग्रीमेंट्स, कल बारिश होती है तो तू मुझे 100 रुपए देना, कल बारिश नहीं होती तो मैं तुझे 100 रुपए दूंगा। ओके सर। अब सर वेजरिंग एग्रीमेंट्स में, सट्टेबाजी में एक बात और ध्यान रखो, तुम लोगों ने कभी सुना है पापा इंश्योरेंस कराते हैं, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स कराते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में? सर जैसे आप लोगों के घर में कोई नई कार आई, नई कार आई तो कार का इंश्योरेंस होता है या नहीं होता है? कार को कल को कुछ एक्सीडेंट हो गया तो कोई भी उसका रिपेयर चार्जेस होगी वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। ये सर घर होता है, उसका होम इंश्योरेंस होता है, थेफ्ट इंश्योरेंस होता है, स्कूटर का मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस होता है, बहुत सारी चीजों का लाइफ इंश्योरेंस भी होता है। पर लाइफ इंश्योरेंस एक अलग टॉपिक है जो हम बाद में हमको ये सब टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे कहाँ पर? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में। ठीक है, इंडेमनिटी एंड गारंटी करके एक टॉपिक है वहां पर। ठीक है सर। अब सर है ना, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसमें भी तो ऐसा होता है कि यदि तुम्हारे एक्स ने कोई इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ली, यदि तुम्हारे, मैं तुमको प्रीमियम पे करता हूं और यदि तुम्हारे घर में, मेरे घर में आग लग गई तो 50 लाख रुपए तक का नुकसान आप कवर करेंगे। तो सर आग का लग, जैसे वो एग्जाम्पल बताया था ना, क्या कल बारिश होती तो तू 100 रुपए देगा, नहीं होती तो मैं 100 रुपए दूंगा, बैटिंग बैटिंग कर रहे हैं। सर यहाँ पर भी तो कल को मेरे घर में आग लगती है तो तू 50 लाख रुपए देगा। यहाँ बैटिंग नहीं हो रही है क्या? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में बैटिंग नहीं हो रही है क्या? बताओ, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में बैटिंग नहीं हो रही है क्या? देखो इंश्योरेंस, क्या मेरा क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्या मेरा क्वेश्चन सबको समझ में आया कि मैं वेजरिंग एग्रीमेंट और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ सर समझ में आया। तो सर देखो बात क्या है, नो, द वेजरिंग एग्रीमेंट्स जो बेटिंग के लिए होते हैं और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। वेजरिंग एग्रीमेंट्स हमेशा कानून की नजरों में वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो हमेशा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। पहली बात सर, ये बेटिंग के नेचर में होते हैं, ये बेटिंग के नेचर में नहीं होते हैं, ये होते हैं टू सेफगार्ड आर इंटरेस्ट। हमारे खुद का कोई इंटरेस्ट है, घर का नुकसान हो जाएगा तो हमारा इंटरेस्ट इन्वॉल्व है ना उसमें, उसको सेफगार्ड करने के लिए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। ठीक है। इधर तो क्या होता है, एक अनसर्टेन इवेंट होता है जिसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या होगा, और इधर भी एक अनसर्टेन इवेंट होता है जिसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या होगा। इधर क्या था, बारिश का होना या नहीं होना अनसर्टेन इवेंट होता है, इधर भी अनसर्टेन इवेंट होता है आग का लगना या नहीं लगना। ये सर, ये दोनों में होता है। लेकिन इधर सिवाय पैसे के जीतने या हारने के अलावा पार्टीज का नो अदर इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व। जो पैसा सट्टेबाजी में जीतेंगे या हारेंगे, उसके अलावा वेजरिंग एग्रीमेंट में कोई दूसरा इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। जबकि इधर मान लो एक्स ने इंश्योरेंस कंपनी को 10,000 रुपए साल का प्रीमियम भरा और बदले में बोला यदि आग लगती है, इफ फायर हैपन्स, तो आप मुझे 50 लाख रुपए तक का नुकसान जो भी है, 50 के अंदर अंदर जो भी है वो आप कवर करेंगे। 30 का हुआ है तो 30 का करेंगे, 90 का भी हुआ है तो भी आप 50 का करेंगे। ठीक है, 50 लाख मैक्सिमम तक का आप नुकसान कवर करेंगे। तो सर यहाँ पर तो मेन कॉन्ट्रैक्ट ये है प्रीमियम देना, और यदि आग लगती है तो अपने आप को सेफगार्ड करना। इधर कोई और चीज है अपार्ट फ्रॉम द मनी टू बी वॉन और लॉस्ट? और कोई बात है क्या अपार्ट फ्रॉम द मनी टू बी वॉन और लॉस्ट? और कोई बात है क्या? नहीं सर, और कोई बात नहीं है, जबकि इधर हमारा कोई दूसरा इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। सर यहाँ पर जो बारिश का होना या नहीं होना अनसर्टेन इवेंट है, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट इटसेल्फ। जबकि इधर आग का, फायर का लगना या नहीं लगना सर मेन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मेन कॉन्ट्रैक्ट तो ये है मैंने आपको प्रीमियम दिया और आप मुझे 50 लाख तक के लिए सेफगार्ड करेंगे। सर अनसर्टेन इवेंट जो है दैट इज कोलैटरल या पैरेलल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट। आग का लगना या नहीं लगना पैरेलल इवेंट है जिस पे इस कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम डिपेंड करेगा। जबकि इधर क्या है वेजरिंग एग्रीमेंट्स में, सर वेजरिंग एग्रीमेंट्स में वो मेन कॉन्ट्रैक्ट का ही एग्रीमेंट का ही हिस्सा है।
आग बारिश होएगी तो तू 100 दे देना, नहीं तो मैं 100 दे दूंगा, जबकि इधर वो पैरेलल या कोलैटरल है, वो अनसर्टेन इवेंट। ये डिफरेंसेस हैं और ये एग्जाम में आते हैं, वेजरिंग एग्रीमेंट और कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस आते हैं। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। कंटिजेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ वर्ड मीनिंग क्या होता है कंटिजेंट का, बताइए। व्हाट इज द वर्ड मीनिंग ऑफ द वर्ड कंटिजेंट? कुछ तो रिस्क से बचाना या ऐसा कुछ होता है ना। बियानी, यस सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंटिजेंट? इतनी देर में तो गूगल ही कर लेती। बियानी बोल तो सही। अरे कहाँ चली गई? सर यही हूँ बस, म्यूट हूँ। कौन बताएगा कंटिजेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी नहीं? अरे यार बड़ा ही मरा हुआ बैच है यार, ऐसे बैच में पढ़ाने का फिर मजा थोड़ी आएगा। मजा कब आता है? जब कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होता है, मैं भी कुछ बोलूं और आप भी कुछ बोलें, केवल मैं बोलूं और आप बुद्ध की तरह यूं बैठ जाएं बस, ठीक है, इसमें मजा नहीं आता। कंटिजेंट वर्ड का मतलब होता है डिपेंडेंट। ठीक है, तो सर एक्स ने इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दिया 10,000 रुपए का, और इंश्योरेंस कंपनी ने उसको बोला यदि आपके घर में आग लगेगी तो हम 50 लाख रुपए तक का नुकसान कवर करेंगे। तो आग का लगना या नहीं लगना वो पैरेलल इवेंट या कंटिंजेंट इवेंट है, जिस पे इस कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम डिपेंड करेगा। ठीक है, कि आग लगेगी तो यहां से यहां पैसा जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मींस डिपेंडेंट, कंटिंजेंट मींस डिपेंडेंट। बात समझ में आ गई? यस सर। इसको ऐसे याद रखो, इसको ऐसे याद रखो, कैसे याद रखोगे कि दर्श जैन को उसके पापा से एक वो कहते हैं ना, फोड़ी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, इस बात पे कंटिंजेंट है कि उसने कुछ बदमाशी करी है या नहीं करी है, इस बात पे डिपेंडेंट है कि उसने कुछ बदमाशी करी है या नहीं करी है। ठीक है दर्जन? हाँ सर ठीक है। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं अपन। तो वेजरिंग एग्रीमेंट्स का मतलब समझ में आ गया? यस सर। क्या क्या वेजरिंग एग्रीमेंट्स में अपन ने इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी सर, यही याद हो जाना चाहिए, टॉपिक लंबा है, आगे कवर करूंगा। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट काफी बातें मैंने बता दी सर। सबसे पहले तो ये बैटिंग के नेचर में होते हैं, ठीक है। दूसरा कि सर ये वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स, यस सर। तीसरा कि सर यहां पर एक अनसर्टेन इवेंट होता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, यहां पर एक अनसर्टेन इवेंट होता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आउटकम कि इस वेजनिंग एग्रीमेंट का क्या होता है। चौथा कि सर इसमें बोथ द पार्टीज के विनिंग और लूजिंग के चांस होने चाहिए, बोथ द पार्टीज के जीतने या हारने के चांस होने चाहिए। यदि एक पार्टी के जीतने के चांस है तो फिर हम उसे वेजरिंग नहीं बोलेंगे, अनसर्टेनिटी का एलिमेंट होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, बैटिंग इन नेचर है, वॉइड एग्रीमेंट है, अनसर्टेन इवेंट है। ठीक है, कुछ जगह पे तो वॉइड है और कुछ जगह पे बॉस, कहां पर, इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र, इसको एक कदम बढ़ के आगे इलीगल एग्रीमेंट मान लिया गया है, इसको एक कदम आगे बढ़ के इलीगल एग्रीमेंट मान लेगा, यानी वहां करते हुए पकड़ के जेल डाल देंगे। ठीक है, चलिए अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि सर लॉटरीज जो होती हैं सर, वो भी तो वेजरिंग एग्रीमेंट्स ही हैं। लॉटरी में समझते हो? लॉटरी कभी देखी है या सुनी है? लॉटरीज क्या होती हैं? श्रेया कर्नावट, लॉटरी क्या होती है? आप थोड़े से पैसे डालते हो और फिर आपको या तो कोई बड़ा अवार्ड मिलता है या तो कुछ नहीं मिलता।
अच्छा, तो लॉटरी अगर लग जाती है तो आपको कुछ मिल जाता है। हाँ कि कविश लॉटरी क्या होती है? ऐसे खरीदते हैं, मतलब कुछ पैसे लगा के कि लॉटरी के टिकट्स खरीदते हैं, और फिर अगर नंबर लग गया तो बहुत, पैसे नहीं लगा तो डूब गया था। अरे वाह, ये मतलब की बात थी क्या? अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, यही मैंने चलो सही बोला है उसने कि सर बहुत सारे जने आते हैं, मान लो 1,000 जने आए, सबने 100-100 रुपए का लॉटरी का टिकट खरीदा। ठीक है सर, पूल में कितने रुपए इकट्ठे हो गए? 1,000 इंटू 100, 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। सर उसमें तो होता है, फर्स्ट प्राइज वाले को 50,000 रुपए मिलेंगे, सेकंड प्राइज वाले को 20,000 रुपए मिलेंगे, थर्ड जिसका लॉटरी का नंबर मैच हो गया उसको 10,000 रुपए मिलेंगे। तो टोटल 80,000 रुपए, और जिसने लॉटरी कंडक्ट करी उसको 20,000 रुपए कमाई करने को मिलेंगे। ओके सर, ऐसे ये गेम चलता है पूरा। सर लॉटरी भी एक तरीके का वेजरिंग एग्रीमेंट है, क्योंकि यहाँ बस जीतने हारने का चांस है, अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है ना? ऐसे इस तरीके से, नंबर वन। नंबर टू, बाकी की डिटेल जब वेजरिंग एग्रीमेंट वगैरह कराएंगे तब वहां पर अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि सर खुशबू आजियानी कहाँ पर है? दिख नहीं रही है। एक तो वीडियो ऑन क्यों नहीं करते हो तुम लोग? हम्म, अरे वीडियो ऑन करो। यही सवाल मैंने उससे पूछा होता, क्या नाम है, आरुष मुंदड़ा से, कि लॉटरी क्या होती है। तो ये बोलता है कि सर कपिल शर्मा के शो में एक कैरेक्टर आता था, उसका नाम लॉटरी था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, वेजरिंग एग्रीमेंट काफी कुछ समझ लिया। अब आ जाओ, दो हैं इम्पॉसिबिलिटी के ऊपर वॉइड एग्रीमेंट्स। क्या? एग्रीमेंट्स कंटिंजेंट, या अभी बताया डिपेंडेंट अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट्स, और दूसरा है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। ठीक है सर, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स और एग्रीमेंट्स डिपेंडेंट अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट्स। तुमको याद है मैं एक शिप का एग्जांपल लिया करता था क्या? कि एक्स और वाई मिलके आपस में एक एग्रीमेंट बना रहे हैं कि एक्स बोलता है मेरा शिप चाइना से आ रहा है, उसमें 10 कंटेनर टॉयज के मैं आपको दूंगा और आप मुझे 10 लाख रुपए दे देना। ओके सर, एग्रीमेंट कब बन रहा है? कि सर 8 बजे बन रहा है। इन दोनों बेचारों को पता ही नहीं है कि शिप कब डूब चुका है पानी में, कि सर 6 बजे ही डूब चुका है। तो सर वैसे तो वर्ड एग्रीमेंट है, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट ही बना रहे हैं ना? यस सर। कैसा वर्ड एग्रीमेंट है? जिसमें बाद में पता पड़ता है कि हम तो शुरुआत से गलत है, कि सर डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स वाला है ना? यस सर, डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स वाला है कि हम शुरुआत से गलत थे, हमको पता बाद में पड़ा। ओके सर। सर इसमें किस बात पे डिपेंड कर रहा था कि ये 10 कंटेनर देगा? शिप के सही सलामत पोर्ट पे आने पे डिपेंड कर रहा था कि ये 10 कंटेनर देगा। यस सर। सर शिप तो एग्रीमेंट बनाने से पहले ही डूब चुका है। यस सर। तो एग्रीमेंट्स विच आर कंटिंजेंट और डिपेंडेंट अपॉन एन इम्पॉसिबल इवेंट, अब शिप कभी आ पाएगा नहीं सर, इट हैज बिकम एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो एग्रीमेंट्स विच आर डिपेंडेंट अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट्स are या contingent upon impossible events are also void agreements। ये तुम्हारे उसमें कवर किया हुआ है क्या लिस्ट में? नहीं सर, ये मैंने अलग से लाके जोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट। एंड एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स, एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। सर मान लो कि हमारा अक्षित कासट है। यस सर, अक्षित कासट किसी एक इंसान से वादा करता है। क्या वादा करता है? मैं तेरे लिए आसमान से चांद और सितारे तोड़ के लाऊंगा और तू मुझे 2 लाख रुपए दे देना। ओके, तो सर अब ये ही इज मेकिंग एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट और नॉट? ये सर हाँ, आसमान से चांद और सितारे तोड़ के लाना पॉसिबल नहीं है, सो इट इज एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल टास्क। ठीक है, ये कैसा एग्रीमेंट है? सर वॉइड एग्रीमेंट, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट। ठीक है, तो सर ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। ये अब 3 कवर करने हैं, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एंड एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। आइए समझाते हैं।
सर एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? जो किसी को कोई काम करने से रोकने के लिए बने हो, रिस्ट्रेन करने के लिए बने हो, रोकने के लिए बने हो, तो वैसे एग्रीमेंट। सो एग्रीमेंट जो किसी को शादी करने से रोकने के लिए बनाए गए हों, वो कैसे एग्रीमेंट्स हैं? कि सर टॉपिक का नाम क्या है? कि सर वॉइड एग्रीमेंट्स। तो जो एग्रीमेंट किसी को शादी करने से रोकने के लिए बनाए गए हों वो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। कि सर कैसे कैसे? कविश बोल रहा है सर डिटेल में बताओ, इस बारे में ज्ञान बहुत जरूरी है। क्यों भाई, क्यों जरूरी है? कि सर ये आगे ज्ञान काम आने वाला है। कैसे? कि सर एक हमारा कविश है और एक कविश का फ्रेंड है, ठीक है, दोनों आपस में एग्रीमेंट बना रहे हैं, दोनों को एक ही लड़की पसंद आई हुई है। ओके, लाइट मूड में समझना यार, इसलिए समझा रहा हूं ताकि एग्जाम में आए तो सीधा आंसर करो और नंबर लो। सर दोनों को एक ही लड़की पसंद है, दोनों ने आपस में, फ्रेंड ने इसको ऑफर दिया, कविश यदि तू उस लड़की से शादी नहीं करे तो मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा। कविश ने कहा ठीक है, लड़की गई भाड़ में, तू मेरे को 10 लाख रुपए दे, मैं उससे शादी नहीं करता हूँ। ओके, ये कैसा एग्रीमेंट है? सर शुड ये, दिस इज एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। यस सर। तो सर ये किसी को शादी करने से रोक रहा है तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है, तो क्या है? वॉइड एग्रीमेंट है। यस सर, समझ में आ गया। अब यदि कविश जाके उस लड़की से शादी कर भी लेवे तो ये क्या कोर्ट में इसे फ्रेंड एनफोर्स करा सकता है? नहीं सर, नहीं करा सकता है। ठीक है, कि देखो हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था, मैंने 10 लाख रुपए भी दिए थे, इसने मेरे को, इसने एग्रीमेंट तोड़ा है। कोर्ट कहेगा भैया ये कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं, ये तो वर्ड एग्रीमेंट है, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है, जाके तुम कुछ एनफोर्स नहीं करा सकते। तो कविश के दोनों हाथों में लड्डू, 10 लाख रुपए भी रख लिए और जाके उस लड़की से शादी भी कर ली। कविश कहाँ पर है? हाँ सर। इसी बात पे वीडियो ऑन कर ले यार, देख कितनी अच्छी बात बताई मैंने। सर मैंने बिल्डिंग में कुछ लाइट ही चली गई है सारी। ठीक है बेटा, तेरे पास रोज नया बहाना है। ठीक है, अरे नहीं सर। ठीक है, वो अलग बात है कि ऐसा काम इसलिए नहीं करना चाहिए, फिर जब लीगली कुछ नहीं होगा तो ये इलीगली डोटे देने के लिए आएगा। डोटे मतलब समझते हो? फिर है ना, हाथ थप्पड़ लात घूसे सब यही चलेंगे। ओके सर। तो ये हो गई पहला एग्जाम्पल एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज में। क्या? कि सर एन एग्रीमेंट विच इज स्टॉपिंग समबडी टू मैरी अ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन से शादी करने से रोक रहा हो, दैट इज एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, हेंस इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। सेकेंड वेराइटी देखो इसकी, सेकेंड वेराइटी देखो क्या? सर एन एग्रीमेंट, दो दोस्त थे, उन्होंने आपस में शर्त लगाई। क्या शर्त लगाई? मान लो तने राठी थे और आरुष मुंदड़ा थे, आपस में शर्त लगाई। शर्त नहीं लगाई उन्होंने, एक ऐसा एग्रीमेंट बनाया। आरुष मुंदड़ा ने तने राठी को बोला तू यदि जिंदगी भर शादी नहीं करेगा तो मैं तेरे को 50 लाख रुपए दूंगा। बस बोल दिया, इसने कहा ओके डन, मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। सर कैसा एग्रीमेंट है? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है, इसलिए वॉइड एग्रीमेंट है। यानी कि सेकंड वैरायटी क्या बताई? एग्रीमेंट विच इज स्टॉपिंग समबडी फ्रॉम गेटिंग मैरिड एट ऑल। मैं यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहा हूं, शादी करने से जिंदगी भर रोक रहा है, या फिर शादी करने से कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक रोक रहा है कि तू अगले 5 साल शादी नहीं करेगा तो मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, ये कैसा एग्रीमेंट है? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है, इसलिए वॉइड है। सर इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ आ रही है सर? कि तो देखो फिर एप्लीकेबिलिटी कहाँ आ रही है। कि मान लो हमारी जिया, नहीं जिया नहीं, हमारे हमारे कौन कौन है, हमारी सृष्टि है भाई, चलो सृष्टि ने इंडिगो एयरलाइंस में, सृष्टि ने, ये ऐसे प्रैक्टिकल केसेस हैं भाई, ये लाइफ मतलब लाइव केसेस हैं। सृष्टि ने इंडिगो एयरलाइंस में फॉर द जॉब ऑफ एयर होस्टेस अप्लाई किया। तो जब इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, इंडिगो एयरलाइंस भाई जॉब के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ना कि ऐसे ही हाँ कल से तुम नौकरी पे आ जाना, ऐसे थोड़ी करेंगे, प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, दोनों के बीच में ऑफर लेटर मिलेगा, सब कुछ होएगा।
यस सर। तो सृष्टि के साथ में इंडिगो एयरलाइंस ने कहा सृष्टि आपको 1 जनवरी 2026 से जॉब ज्वाइन करना है, आपकी तनख्वाह होगी 2 लाख रुपए महीना, आपको ये पर्क्स मिलेंगे, रहने का घर मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, जो भी है XYZ, आपको साल में 15 छुट्टियां अलाउड होंगी, कैजुअल लीव्स अलाउड होंगी, इसके अलावा आपको नहीं है, इससे ज्यादा ले ली तो कटेगी, ऐसी सारी बातें आ रही थी जो कि वाजिब भी थी। उसमें एक पॉइंट आ गया, आप अगले 8 साल तक मैरिज नहीं करेंगे। कि क्यों भाई? कि हमने आपकी ट्रेनिंग पे इतना खर्चा किया है, आपको तैयार किया है, आप हमारे एसेट हैं, हमारे अच्छे एम्प्लॉय हैं, आपने शादी कर ली, फिर शादी के बाद में चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, फिर आप चले जाएंगे जॉब छोड़ के, फिर हमारा नुकसान हो जाएगा, हमने आपको ट्रेनिंग में जो पैसे इन्वॉल्व किए हैं, 6 महीने तक ट्रेनिंग दिलवाई है वहां पर जाने से पहले। ओके सर। तो वहां पर एक क्लॉज ऐसा डाल दिया विच इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, जो किसी से शादी करने से रोक रहा है, दैट इज एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। क्या मेरी बात सुनाई दे रही है आपको? इज एवरीबडी एबल टू हेयर मी और नॉट, या कुछ? यस सर। ठीक है। तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, तो सर ये सारी बात तो वैलिड है, ये वाला क्लॉज क्या होगा, ये वाला पर्टिकुलर क्लॉज गलत क्लॉज है, वॉइड है, इसलिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी सारे चलते रहेंगे। यदि सृष्टि 2 साल बाद जाके शादी कर भी लेती है तो ये उसका, ये कि तुमने क्लॉज ये तोड़ा है, हम तुम्हारे पे कुछ नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ गई? शादी करी है तो करी है। तो ये प्रैक्टिकल ऐसे इस तरीके से लोगों को डराने के काम आते हैं फंडे, बाकी कोई तकलीफ नहीं है। क्या यह बात समझ में आई? यस सर, समझ में आ गई। चलिए, तो सर ऐसे एग्रीमेंट्स जो किसी को एक पर्टिकुलर पर्सन से शादी करने से रोकते हैं, दे आर एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। ऐसे एग्रीमेंट्स एक बार सेम लिंक पे रिजॉइन करो ना यार, टाइम खत्म हो गया है।